हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि ये हमारा RO ARO यानी कि जीके जीएस RO ARO का सामान्य अध्ययन आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल में आज पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो वो लोग चैनल को फटाफट से कर लेंगे सब्सक्राइब और अपने साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो हमारा टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड होता रहेगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपका कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया गया है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमने पहले ही करा रखा है। उसकी कुछ ही क्लास आपकी स्पेशल कराई हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट की जो हिंदी का है उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। पूरा अरेंज वे में आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट देने को। तो जैसा कि आज का हमारा जो क्लास है उसको फटाफट से लाइक कर देंगे सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन, यहाँ पे हमें कई सारे कथन दिए हैं, उनमें हमें विचार करना है। एक सही, दो सही है, हमारे एक भी नहीं सही। ठीक है, कुछ ऐसे ही है सीन आपके सामने भी। तो जो हमारे कथन है पहले हम उनको पढ़ेंगे, फिर हम उसमें सोचेंगे मतलब क्या हमारा सही है, तभी पढ़ने पे ही तो समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। पहला नंबर जो कथन है हमारा, वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। तो ये तो एक सत्य है, ठीक है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सत्य है पहला जो कथन है। दूसरे कथन को पढ़ेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। क्या रहती है? गर्म रहती है। अब हमें नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो ठीक है, जब हमारे आपके यहाँ पे दोनों ही सत्य हैं, सही हैं विकल्प, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा और जो विकल्प है वे पूर्णतः आपके गलत हो जाएंगे। क्योंकि हमें दोनों ही चूज करने थे, दोनों कोई सा भी, तो हमारे जब दोनों सही हैं तो डी पे हम चले जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा आपका, ये रहा, निम्नलिखित पक्षीय वर्णों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन से स्थित नहीं है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या हमारे एक को भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी हमें मल्टीप्लाई, बहुत मल्टी टाइप से जो दिया है ऑप्शन, तो उसको चूज करना रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए विजय सागर पक्षी विहार, जो विजय सागर पक्षी विहार है आपका, तो वह आपका कहाँ स्थित है? वह महोबा में। तो ये तो हमारा उत्तरी प्रदेश में हो गया, महोबा में स्थित है। ठीक है, और हमीरपुर में भी है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। फिर रानी वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार जो है, ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो है ये चित्रकूट में स्थित है। कहाँ पे? चित्रकूट में। ये हमारा चित्रकूट में स्थित है। उधवा, ठीक है, अब आते हैं मेन उधवा पक्षी अभयारण्य, ये आपका कहाँ पे? ये झारखंड में स्थित है। तो यही हमारा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो यहीं से हमें मिल जाता है अपना विकल्प। जो हमारा सी ऑप्शन दिया है वे बिल्कुल राइट है। ये आपका कहाँ पे स्थित है? उधवा पक्षी अभयारण्य, ये आपका झारखंड में स्थित है। कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव जो विहार है आपका विहार, तो ये कहाँ पे स्थित है? अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे? लिख ही देती हूँ, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है? उत्तर प्रदेश में भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है सेंटर? किसी को इसकी जानकारी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी आंसर नहीं करते हैं।
ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपके मथुरा में स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में। आप लोग मुझे ये बताएंगे ये कब स्थित, कब इसको खोला गया, ठीक है, या कब इसकी स्थापना हुई। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। तो ये जो सेंटर है आपका ये मथुरा में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह भी ये रहा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर से आच्छादित किया गया था? तो कब किया गया था? इसको आपके 1987 से किया गया था, 87 में कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। 3-4 क्वेश्चन इसके हमको तुरंत ही मिल जाते हैं, ठीक है। लखीमपुर खीरी और ये पीलीभीत जिले में कम से कम कितना? 490 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र में विस्तृत है इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण हेतु समुचित विकास हेतु इसका जो स्थापित कब किया गया था? तो ये 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को था, ठीक है। फिर इसको 1970 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो गया था। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वन की योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी ये योजना? तो ये योजना आपकी जो शुरू की गई थी, तो ये योजना आपकी जो शुरू की गई थी 1979 और 80 के बीच में शुरू की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही है एक क्वेश्चन के साथ और सारे भी क्वेश्चन आपके सॉल्व कराना, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर एक विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में आपके 1979-80 के में एक सामाजिक वन की योजना का शुरू किया गया था, ठीक है। को शुरू किया गया था सामाजिक वन की शब्द का, जो सामाजिक वन की शब्द इंपॉर्टेंट क्या है, इसका प्रयोग कब किया गया था? तो 1976 में। 1976 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। महिला प्रीमियर लीग 2024 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ये क्या है? आप पहले मिलाएंगे सूची को, क्योंकि हमसे सूची मिलाने के लिए बोला गया है। तो सोफी मोलिनिक्स जो है आपकी, इनको क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच की, ठीक है। फिर हमारी सेकंड है एलिस पेरी। तो एलिस पेरी जो हैं, अगर हम बात करें तो एलिस पेरी को क्या? ऑरेंज कप, और श्रेंक्या पाटिल को पर्पल कैप, ठीक है। अब ये क्या है, आइए बात करते हैं। 17 मार्च 2024 को 17 मार्च 2024 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से पराजित किया कर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सोफी मेलिंग्स हैं को फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए आपको क्या? प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अब हमसे पूछा गया था कुड भी तो मिलाना रहेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। कोड दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर को हमें चुनना रहेगा। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को करते हैं ऊपर।
तो जो सूची को हमें मिलाना रहेगा, तो देखिए सिलियन मर्फी जो है बेस्ट एक्टर से, ठीक है। और जो हमारी सेकंड है क्रिस्टोफर नोलन, तो बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वे क्या है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है। तो इसी के साथ आप देखेंगे विकल्प जो हमारा यहाँ पे वो भी मैच कर रहा है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट भी जो हमारा क्वेश्चन है वे कुछ ऐसे ही है। तो क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन के सदस्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। नीचे हमें कुछ दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनना। उसके पहले सूची को तो हमें मिलाना पड़ेगा। आइए मिलाते हैं। एक तरफ हमारे सदस्य दिए गए हैं और दूसरे तरफ सम्मिलित वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए मैटनी ग्रोह हैं, इनको कब सम्मान किया गया था, मतलब सम्मानित वर्ष हैं ये आपके 2017 में, ठीक है। फिर सेकंड है जो हमारी, इनको फिनलैंड के 2023 में, ठीक है। फिनलैंड को आपके 2023 में, ठीक है। फिर उत्तर मैसेडोनिया को कब मिला था, तो इनको आप जो है ये हैं, इसको मिला था 2020 में। और स्वीडन को आपका जो है, स्वीडन को 2024 में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट भी सूची को तो नहीं मिलाना है, लेकिन विकल्प को चुनना रहेगा। आइए देखते हैं। उत्तर पूर्व में परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हमें विचार करना है कि एक सही है, दो सही है, हमें एक भी नहीं सही, ठीक है। तो पहला जो हमारा विकल्प है, पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए इस योजना की कुल लागत जो है आपकी 10,037 करोड़ रुपए है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है, ना कि सेकंड। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। वैश्विक मानव रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपकी जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा। रूस में भारत का राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, आपके विनय कुमार जी को। कब किसको नियुक्त किया गया, विनय कुमार जी को, ठीक है। अब विनय कुमार जी कौन है, तो ये 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। जो आपके कौन थे, वर्तमान में म्यांमार में कार्यरत थे, ठीक है। वे आपके पवन कुमार का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, पवन कुमार का। ये बहुत होता है कि किसी ने कोई सीट छोड़ी, अभी कहाँ से आए, ये कर क्या रहे थे वर्तमान में, तो ये चीज़ें आपको उनसे रिलेटेड है, इसलिए चलते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार करना रहेगा हमें। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है, जो सभी यूरोपीय संघ का भारतीय संघ का भी हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। सेकंड को पढ़ेंगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा वर्ष 1960 में स्थापित यह अपने 4 सदस्य राज्यों एवं वैश्विक व्यापार भागीदारी के
भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण में वृद्धि करना चाहता है। तो ये सत्य है आपका। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम चलेंगे इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। ठीक है, भारत में 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो कथन को हमें चूज करना रहेगा, पहले पढ़ना रहेगा फिर चूज करना रहेगा। पहले कथन को पढ़ेंगे। ये परियोजनाएं गुजरात के धौलेरा, संगड़ और असम के मोरी गांव में स्थापित की जाएंगी। तो ये तो आपका सत्य है। ठीक है, पहला। सेकंड को अगर पढ़ेंगे तो सेकंड जो हमारा है, ये परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेश से स्थापित की जाएंगी। तो ये भी आपका सत्य है। लेकिन जो तीसरा है वह सत्य नहीं है। इन तीनों परियोजनाओं की लागत 75,000 करोड़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो विकल्प, ये कितना है, अगर ये लागत रियल में आपसे पूछ दी जाए तो इसकी जो लागत है वह आपकी 1.25 लाख करोड़ है। ठीक है, तो इसलिए वो हमारा चौथा जो विकल्प था वो गलत था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था। ये आपका कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आपका ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डेट क्या थी, 21 मार्च। ठीक है, और इसमें कितने देशों ने इसमें कितने देश सम्मेलन में थे, तो 34। ठीक है, 34 देशों के नेता सम्मिलित हुए थे आपके। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। मार्च 2024 में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रोमोडर परीक्षण स्थल पर कलाम 2025 नहीं 250 का सफल परीक्षण किया। तो किसने किया है, ये आपके जो हैं, तो ये है एक सेकंड पेन ले लेती हूँ, स्काई रूट और एरोस्पेस ने। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डेट क्या आपकी रही थी, तो डेट आपकी 27 मार्च। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। मार्च 2024 में संपन्न टाइगर टैंक 24 सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सत्य हमें इसमें चूज करना है। तो कथनों को हम पहले पढ़ेंगे फिर उस पर देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। ठीक है, सेकंड जो हमारा है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। तो ये यहाँ पे आयोजित आपका किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है। या तो पर लिखा होता है या तो कौन सा, तो वही क्वेश्चन ही आपका रट जाता है, तभी मैं उसी के अकॉर्डिंग पहुंच जाती हूँ। ठीक है, तो इसमें से हमें कथन को पढ़ना रहेगा। आइए देखते हैं। दुनिया भर में लगभग 1 अरब टन भोजन प्रत्येक दिन नष्ट हो जाता है। तो ये तो आपका सत्य है। ठीक है, और सेकंड जो हमारा है, भारत में हर वर्ष 8 करोड़ टन भोजन
नुकसान हो रहा है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपका हो रहा है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश बना। ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि कोई चीज़ पहली होती, अंतिम होती है या करंट में चलती है, वह आपसे जरूर पूछी जाती। ठीक है, तो कौन सा हमारा देश है जो है, ये है आपका फ्रांस। ठीक है, 4 मार्च 2024 को फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, फ्रांस के सदस्यों ने 1958 के संविधान में बदलाव कर महिलाओं को गर्भपात से जुड़े मामले में पूरी तरह से फैसला लेने की स्वतंत्रता भी दे दी है। ठीक है, इस संविधान संशोधन का जो पक्ष में आपके 780 और विरोध में 72 वोट पड़े थे। ठीक है, आप पूछा जा सकता है कि कितने वोट पड़े थे या कैसे क्या। ठीक है, कि फ्रांस में महिलाओं को गर्भपात को कानूनी अधिकार 1975 से मिला हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, किसानों के भंडारण रसद को सुलभ बनाने तथा उनकी उपज हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में हाल ही में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कौन सा पोर्टल आपका लॉन्च किया गया, ई किसान उपज निधि। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल ने किसानों के उपज की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के उद्देश्य में ई किसान उपज निधि लॉन्च की है। ठीक है, ये पोर्टल है आपका, ये डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिसमें किसानों को अपनी उपज को किसी भी पंजीकृत बनाता है, जिससे किसानों की अपनी जो उपज पंजीकृत गोदाम में 6 महीने तक 7% ब्याज पर संग्रहित करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका। इसी के साथ आपकी क्लास आज के यहीं तक समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। तो आप लोग चैनल को फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब अपने लोगों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे सो आपको क्लास कैसी लगी है। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ।